हेलो दोस्तों, वेलकम टू हेल्थ एंड साइंस बायोलॉजी वंस अगेन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है एनिमल किंगडम। तो इस यूनिट के हम लोग 3 चैप्टर्स ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें पहले में मैंने बताया था डाइवर्सिटी के बारे में। दूसरे में इस किताब में दिया गया है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैसे हुआ और उसकी एडवांसमेंट कैसी हुई, और कुछ हद तक छोटे ग्रुप्स के क्लासिफिकेशन भी और उनके सैलेंट फीचर्स के भी बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तीसरे चैप्टर में प्लांट किंगडम के बारे में बताया गया। पहले ही चैप्टर में मैंने क्लियर किया था कि ये दोनों किंगडम जो हैं, प्लांटी और एनिमेलिया, ये ही बायोस्फीयर के मेजॉरिटी को कैरी करते हैं। तो प्लांट किंगडम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के बारे में। और एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे तो इस चैप्टर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जिसमें पहला तो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि एनिमल में क्लासिफिकेशन किया गया तो किस बेसिस पे किया गया या क्या बेस मानकर इनका क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया गया। दूसरा है जो बेसिस माना गया वो तो ठीक है, फिर बेसिस वो मान के क्लासिफिकेशन क्या क्या किया गया है, कैसे किया गया है, उस क्लासिफिकेशन को भी हम लोग कुछ हद तक डीपली समझने की कोशिश करेंगे। कि पहले पैराग्राफ में यहाँ टोटल इंट्रोडक्शन दिया गया है कि कैसे नए स्पीसीज़ जो डिस्क्राइब किए गए या फिर बताया गया उन्हें कैसे इन क्लासिफिकेशन के अंडर में रखा गया है। फिर आगे बढ़ते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहूँगा, वो आप पहले ही जान चुके हैं कि जो इसमें, चलिए बता ही देते हैं, काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन है इसमें। जैसे बॉडी सिमेट्री को देखा गया, सेल के अरेंजमेंट को देखा गया। सेल के अरेंजमेंट से मतलब क्या है, जो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले चैप्टर में शायद, हाँ, कि सेल जो है अपना एग्रीगेट फॉर्म करते हैं, उसके बाद टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू के बाद ऑर्गन बनाते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इसके बेसिस पे किया गया। फिर उनकी सिमेट्री क्या है, बाइलेटरल है, ये 2 भागों में बटी हुई है, या रेडियल है, कि मतलब अगर एक रेडियाई या डायामीटर के बाद देखा जाए तो उनमें सिमेट्री दिखती है कि नहीं, इस बात को। सीलोम को देखा गया। सीलोम क्या होती है, एक तरह की बॉडी कैविटी होती है। बॉडी कैविटी इन द सेंस कि आपका एक्टोडर्म और एंडोडर्म जो होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे जब एम्ब्रायोजेनेसिस होता है तो एम्ब्रायोजेनेसिस के थ्रू आपका एम्ब्रायो 2 लेयर्स में डिवाइड करता है, जो प्रिमिटिव एनिमल्स हैं उसमें। तो वो जो 2 लेयर में डिवाइड करता है, उनके बीच, उन 2 लेयर्स के बीच कोई स्पेशल कैविटी है या फिर नहीं है, या फिर जो कैविटी है उसको अनडिफरेंशिएटेड मास से भर दिया गया है, या फिर उनको स्पेशलाइज्ड पाउचेस से भर दिया गया है। इनके बेसिस पे किया गया। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, ठीक, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है। कंप्लीट मीन्स अभी समझ लीजिए कि उनमें एक माउथ और एक एनस होगा। माउथ और एनस, एक माउथ और एक एनस। सब मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि किसी में कई माउथ और कई एनस हो सकते हैं, दैट डजंट मीन, ये तो बिना मतलब की बात हुई। लेकिन हाँ, उसमें एक अलग डिफरेंशिएटेड माउथ होगा और एक एनस होगा। जैसा कि आप अभी पहले में ही पढ़ेंगे, स्पंजेस के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें जहाँ से इंटेक होता है वहीं से एलिमिनेशन भी होता है। तो इस बात के बेसिस पे रखा गया। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में रखा गया, ओपन है या क्लोज है। ओपन और क्लोज का मतलब समझ लीजिए यही। ओपन का मतलब जो ब्लड है एक तरह से पंप किया जाता है, कोई एक पंपिंग आर्गन होगा ब्लड को पंप करने के लिए, पूरे एनिमल किंगडम में पंप होगा, और एक कैविटी होगी और इसकी पंपिंग सीधे उस कैविटी में डाल दी जाएगी। दैट डजंट मैटर एक स्पेशलाइज्ड कैनाल है या नहीं है,
यहाँ नहीं होता वो कैनाल। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हाँ, इस कैविटी को साइनसेस कहते हैं, ठीक। यहाँ एब्जॉर्प्शन होता है और ये तो आप जानते ही हैं, जिसे आप हार्ट कहते हैं, ठीक। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में डेडिकेटेड ब्लड के स्ट्रीम को फॉलो करने के लिए कि नहीं इस ब्लड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर कैनाल सिस्टम रहेगा जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वेदर इट इज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एम्ब्रॉयो कहाँ बनता है, कैसा बनता है, या फिर उसकी डेवलपमेंट कहाँ होती है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, बॉडी कैविटी के अंदर होता है या फिर बॉडी के बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होता है, इन सब फीचर्स को जानने की कोशिश करिए। देखिए, जहाँ तक है ये क्रैश कोर्स है तो इतना डीपली अभी और डीपली समझाया जा सकता है, तो यहाँ टाइम किल होता है, इसीलिए मैंने यहाँ कोई वो क्या कहते हैं हाईलाइट नहीं किया था कोई पॉइंट, क्योंकि इससे आपका टाइम किल होता है। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि इन जितनी भी बात अभी तक मैंने बोला है उसमें से मैक्सिमम बातें आप लोग को पता होगा, बशर्ते क्वेश्चन नहीं पूछते आप लोग अपने आप से, या फिर जैसे कहने का मतलब ये है टेस्ट नहीं देते आप लोग, टेस्ट से बहुत झिझकते हैं, इसलिए प्रॉब्लम होती है कि मुझे ये चीज़ पता है कि नहीं। लेकिन जब आप टेस्ट दे लोगे तो ये चीज़ें देखोगे कि हाँ मुझे ये तैयार हैं, बस यही एक सक्सेसफुल और कह लीजिए कि अनसक्सेसफुलनेस में यही डिफरेंस होता है। ओके, अब देखते हैं लेवल ऑर्गेनाइजेशन की जो बात कही गई कि सेल का अरेंजमेंट कैसा है, ठीक। तो सेल का अरेंजमेंट जो प्रिमिटिव आप समझ लीजिए कि जो प्रिमिटिव एनिमल्स होंगे उन्हीं में सेल का ऑर्गेनाइजेशन होगा, और वो भी कैसा हो सकता है, डिफ्यूज्ड होगा, क्योंकि बहुत एडवांस्ड नहीं है वो। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसे कहते हैं, ठीक। और जिनमें कुछ डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। डिवीज़न ऑफ लेबर मीन्स क्या हो गया, मान लीजिए प्रिमिटिव एनिमल की बात करें तो सबसे प्रिमिटिव एनिमल अगर मैं पूछूं तो आपके दिमाग में यही आएगा कि स्पंजेस में क्या है, ये मान लीजिए ये स्पंज है, ठीक। ये एक स्पंज है, इसके अंदर कुछ सेल होते हैं जिसे आप कोएनोसाइट सेल कहते हैं, ठीक। ये रिदमिक वे में वाटर का इंटेक करते हैं और उसी वे में निकाल देते हैं दूसरी तरफ से। लेकिन क्या इसमें लेबर ऑफ डिवीज़न का मतलब क्या है? देखिए, लेबर ऑफ डिवीज़न का मतलब क्या है कि यहाँ से जब आउटपुट हो रहा है तो ये आउटपुट के लिए ही वर्क कर रहे हैं, ये इनटेक के लिए वर्क नहीं कर रहे हैं। इनका डिवीज़न हो गया कि इनका लेबर जो है, इनका काम जो है, ये आउटपुट के लिए है, जो इंटरनल वाटर सप्लीमेंट है या फिर जो डाइजेस्टेड मटेरियल है या फिर जो भी एलिमिनेट करने के लिए जो भी प्रोडक्ट्स आपके पास हैं उसको एलिमिनेट ही करना है, उनका इनटेक नहीं करना है। ये इनकी क्या कहते हैं डेफिनिट वर्क है, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। फिर आती है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो सेल्स हैं पर्टिकुलरली एक जगह एग्रीगेट होके एक पर्टिकुलर काम करने लगते हैं, तो उसे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। टिश्यू की परिभाषा तो यहाँ अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर क्रैश कोर्स नहीं, आपको डीपली पढ़ने की ज़रूरत है। फिर ये वीडियो आपके लिए तो बिल्कुल नहीं है, ना देखिए मेरी वीडियो। आपको कोई अच्छी लेक्चर जाके देखनी चाहिए, या फिर जो भी अपकमिंग लेक्चर्स हैं मेरे, अभी तो मैं डीप कॉन्सेप्ट्स को नहीं बता सकता चूँकि एग्ज़ाम्स सर पे आ रहे हैं। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइज, यही टिश्यू आपस में ऑर्गेनाइज होके ऑर्गन बना लेते हैं, और वो ऑर्गन आपस में कुछ सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर अदर पाथ को फाइंड आउट करके एक सिस्टम बना लेते हैं और एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, तो उसे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। दूसरी जो बात थी, सिमेट्री की बात आई थी। ऑर्गन सिस्टम मैंने बता दिया, ठीक। ये क्या दे रहा है, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटिहेल्मिन्थेस has only a single opening to the outside body that serves at both mouth and anus.
एंड हेंस कॉल्ड इनकम्प्लीट। अच्छा, यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पहले बात किया है, मैं सिमेट्री पे आ गया था। तो वही कहा कि प्लेटीहेल्मिन्थेस में जो होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो मेंबर्स हैं उसमें जिस स्टोमा या फिर जिस भी ओपनिंग से फूड पार्टिकल्स के इनटेक हो रहे हैं उसी ओपनिंग से वेस्ट मटेरियल का एलिमिनेशन भी हो रहा है, इसलिए उसे इनकम्प्लीट कहा गया है। ठीक, अब फिर दूसरी बात यहाँ देखिए तुरंत दिया गया है कि ए कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है 2 ओपनिंग्स, माउथ एंड एनस। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम में भी ऑफ 2 टाइप। और वहाँ जो सर्कुलेटरी सिस्टम को बताया हूँ ओपन और क्लोज टाइप, तो ये आप देख ही गए, इसके बेसिस पे हुआ। तो फिर यहाँ टाइम किल करने की ज़रूरत नहीं, आपका टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। सिमेट्री की बात है, असिमेट्रिकल, जहाँ आप किसी भी पर्टिकुलर लेयर के थ्रू, लेयर या ऐसे कह लीजिए एक आपने रेफरेंस पॉइंट लिया लाइक दिस, ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया, इसके इधर जितने बॉडी स्ट्रक्चर हैं या फिर जो भी इमेज है उसका करस्पॉन्डिंग इमेज इधर बन रहा है, तो ये सिमेट्रिकल है। अगर आपको ये कुछ नहीं मिलता तो वो असिमेट्रिकल हो जाएगा। और मुझे भी नहीं लगता कि यहाँ इतनी ज़ोर दे के ये बातें समझाने वाली चीज़ें हैं। ठीक, दूसरी हो गई रेडियल सिमेट्री। एक रेडियस, आपने जिस भी रेडियस के थ्रू आपने कट किया किसी भी पर्टिकुलर एनिमल को, और वो उस रेडियस के अलॉन्ग एक स्पेशल कैरेक्टर या फिर सिमेट्री शो करता है, तो उसे रेडियल सिमेट्री कह देंगे। बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री क्या होगी? बायलैटरल सिमेट्री हो गई किसी एक ही लाइन के 2 तरफ का इमेज या फिर 2 तरफ जो चीज़ें हैं उसे वो सुपर इम्पोज कर रही हैं, तो वो बायलैटरल सिमेट्री हो गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात आई थी, वहाँ सीलोम की बात की गई थी, बॉडी कैविटी की बात की गई थी। तो बॉडी कैविटी, अब देखिए पहला तो होता है, देखिए एक्टोडर्म और एंडोडर्म का डेफिनेशन, मतलब कैसे क्लियरिफाई करते हैं सीलोम को, वो मैंने बताया कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म होता है, उसके बीच में जो कैविटी होती है उसे सीलोम कहते हैं। लेकिन वही बताया गया कि जब एक्टोडर्म और एंडोडर्म डिफ्रेंशिएटेड हैं तो बॉडी स्ट्रक्चर डिप्लोब्लास्टिक कह दिया जाता है, जिसमें आते हैं सिलेंट्रेट्स। ठीक, और कुछ में सिलेंट्रेट, और जो ये सिलेंट्रेट होते हैं जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनमें ऐसा नहीं है कि सीलोम नहीं पाया जाता। सीलोम होता है बशर्ते वो एक अनडिफ्रेंशिएटेड मास से भर दिया जाता है, जिसे हम मीजोग्लिया कहते हैं। ये जो रेड वाला स्ट्रक्चर बताया जा रहा है, देखिए पेन भी नहीं दिख रहा है, रेड वाला स्ट्रक्चर, पिंक कह लीजिए उसे। ठीक, ये स्ट्रक्चर मीजोग्लिया के थ्रू वो फिल हो गया। और ये क्या है? आप कहेंगे कि ये कैविटी है, ये कैविटी, यही कैविटी तो आपका ये इलोंगेट होके एक तरफ माउथ बनाएगी और दूसरे तरफ पीछे से एनस बनाएगी, और उसके बीच में ही आपका एलिमेंट्री कैनाल होगा। ठीक, ये चीज़ें हैं। और दूसरी बात आती है इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का क्या हो जाता है कि अब देखिए ये जो डिफ्रेंशिएटेड मास था, वो देखिए ये एक लेयर बीच में आ गया और एक लेयर बाहर आ गया, और बीच में ये कैविटी बन गई। कैविटी मैं दूसरे कलर से, ये जो है कैविटी बन गई, ग्रीन जो है। ठीक, ये कैविटी बन गई। तो इसी को समझने की बात है। ये बात आपको समझ में आ गई? ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होगा? और ट्रिप्लोब्लास्टिक में भी कभी कभी मॉडिफिकेशन हो जाता है कि ये सीलोम तो है, लेकिन सीलोम भी जो हुआ उसमें पाउचेज आ गए। ये ट्रू सीलोम ना होके एक फॉल्स सीलोम हो गया, जिसे स्यूडो सीलोम बोलते हैं। स्यूडो मीन्स फॉल्स होता है, तो वो ट्रूली हम उसे सीलोम नहीं बोल सकते हैं कि वो कैविटी पूरी की पूरी कैविटी क्या कहते हैं, एक सिंगल यूनिट में है। यहाँ एक सिंगल यूनिट में है, यहाँ सिंगल यूनिट में नहीं है, वो पाउचेज में डिफरेंशिएटेड है। ओके, तो सीलोम का देख लिया हम लोगों ने। सीलोमेट्स कहते हैं, असीलोमेट्स कहते हैं और स्यूडोसीलोमेट्स कहते हैं। ठीक, अब सेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं।
segmentation. In some animals the body is externally and internally divided. देखिए ध्यान ये रखिएगा कि not only externally but internally too. ये नहीं है कि ऊपर से आपको कुछ इम्प्रेशंस या डिप्रेशंस उसकी बॉडी पे दिखाई दे रहे हैं तो वो सेगमेंटेड ही हो गया वो एनिमल। नहीं, उसको इंटरनली भी डिवाइड होना चाहिए, लाइक ऑर्गन्स की रिपीटिशन होनी चाहिए, एटलीस्ट सम ऑर्गन, नॉट ऑल। देखिए सीरियल रिपीटिशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन। रुकिए मैं ज़रा चेंज करूँ। ओके, रिपीटिशन ऑफ सम ऑर्गन, ये नहीं कि उसके बॉडी कैविटी में जितने ऑर्गन प्रेजेंट है उन सब का रिपीटिशन नहीं हो सकता। एलिमेंट्री कैनाल का कितना रिपीटिशन आप करेंगे, बिल्कुल नहीं हो सकता, बशर्ते एक्सक्रीटरी ऑर्गन का, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, इन सब का रिपीटिशन हो सकता है अपने प्रोजेनी को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक, अपने ऑस्मो रेगुलेशन को इफ़िशिएंट करने के लिए उनका हो सकता है। और इसी रिपीटिशन को हम मेटामेरिज्म कहते हैं, ठीक। जो सेगमेंटेशन होता है, जो सेगमेंटेशन हो के जो रिपीटिशन हो रहा है उसे मेटामेरिज्म कहते हैं। अब आ जाइए ज़रा हायर कैरेक्टर में, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जो होता है मेसोडर्मली डिराइव्ड होता है, ठीक। ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। हम ये किसे नहीं पता होगा, नोटोकॉर्ड की बात करते हैं और नोटोकॉर्ड हम लोग में कहाँ प्रेजेंट होता है और कैसा होता है ये तो शायद सभी लोग जानते हैं। एनिमल विद नोटोकॉर्ड और कॉर्ड कॉर्डेट्स, ठीक। एक कॉर्ड है, कॉर्ड मतलब क्या होता है, कॉर्ड मतलब आप ऐसे कह लीजिए धागा, ठीक। तो कॉर्ड मतलब वही चीज़ है कि एक कॉर्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए वो कॉर्डेट्स कहलाते हैं, मतलब कि कॉर्ड कैरिंग कहलाते हैं, ठीक। और जो नहीं कैरी करते हैं वो नॉन कॉर्डेट कहलाते हैं। अब नॉन कॉर्डेट में देख लीजिए पोरीफोरा से इकाइनोडर्म्स जितने भी हैं वो नॉन कॉर्डेट्स हैं, ओके। अब देखिए क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, क्लासिफिकेशन के स्टार्टिंग देखते हैं आगे, उन सभी लेवल पे क्लासिफिकेशन को। अब देखिए एक मिनट, या किंगडम तो टोटल का एनिमेलिया ही है। सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे किया गया कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को लिया गया कि जो सेलुलर लेवल पे हैं उन्हें अलग कर दो पहले, और जो टिश्यू हैं, जो सेल आपस में एग्रीगेट कर गए हैं उन्हें अलग कर दो, सबसे पहली बात। फिर सिमेट्री को देखा गया, तो जो असिमेट्रिकल हैं उन्हें रखो अलग। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में असिमेट्रिकल को अलग रखा गया, फिर ऑसिलोमेट को देखा गया कि इसमें ऑसिलोमेट आते हैं, तो उसमें केवल पोरीफेरा आता है जिसमें एंडोडर्म और एक्टोडर्म वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होता, ठीक। उसके बाद ऑसिलोमेट के बाद देखा गया कि ऑसिलोमेट तो हैं लेकिन मीजोग्लिया भी प्रेजेंट है और रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, ठीक। ऑसिलोमेट तो हैं, सीलोम तो नहीं है, लेकिन अनडिफरेंशिएटेड मास इसमें प्रेजेंट है, इसलिए सीलेंट्रेट्स और टीनोफोरास को अलग कर दिया गया रेडियल सिमेट्री में। अब बाइलेटरल सिमेट्री में देखा गया कि जो असिलोमेट हैं, ठीक, उनको रखा गया प्लेटिहेल्मिन्थ्स, और फिर जिसमें स्यूडोसीलोम है एस्केल्मिन्थिस, और जो ट्रू सीलोम बियर करते हैं उसमें एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। यहाँ एस्ट्रिक्स क्यों लिखा है? इकाइनोडर्मिटा दरअसल जो कुछ बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं, लेकिन कुछ रेडियल सिमेट्री भी शो करते हैं जो इनके लार्वाज एक्सेट्रा होते हैं इकाइनोडर्म्स में, इसलिए उन पर एस्ट्रिक्स लगा है। तो देखिए जो मैं पहले कह रहा था कि ऐसी बात नहीं है कि क्लासिफिकेशन हो गया तो वो आज भी एकदम सही है, हो सकता है आगे और एडवांसमेंट हो। तो यहाँ देखिए जो क्लासिफिकेशन हुआ है उसमें ये ड्रॉबैक सामने नज़र आया है कि इकाइनोडर्म्स को हम टोटली बायलैटरल सिमेट्री में नहीं रख सकते, ओके। तो अब इन सारे जो पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थिस एंड एस्केहेल्मिन्थिस
एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा को हम अलग अलग पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले पोरीफेरा के बारे में पढ़ते हैं, जिन्हें स्पंजेस कहते हैं। ऑस्टिया के थ्रू वाटर करंट एंटर करता है, स्पॉन्जियोसेल में जाता है और ऑस्कुलम से निकल जाता है। ये ऑस्टिया हुआ आपका, ये ऑस्टिया हुआ, ये जो छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं ये ऑस्कुलम हुए, और ये टोटल जो बॉडी बीच में दिख रही है ये स्पॉन्जियोसील हुआ। ठीक, कोइनोसाइट्स इन वाटर को ड्राइव करते हैं या फिर इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में, डाइजेशन जो होता है इंट्रासेल्युलर होता है इसमें। ठीक, इंट्रासेल्युलर मीन्स सेल के अंदर डाइजेशन होता है। ओके, द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्पिक्यूल, इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है स्पिक्यूल होते हैं, और ये हार्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब कि सेक्सेस सेपरेट नहीं होते। आगे कुछ एनिमल्स को डिफाइन करने के लिए डायोशियस शब्द यूज़ हुआ है या फिर मोनोशियस शब्द यूज़ हुआ होगा, लेकिन ये शब्द इनके लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। इनके लिए हार्माफ्रोडाइट, बायसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल शब्द ही यूज़ करें तो बेहतर है। ठीक, अब देखिए कहना क्या चाहता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है फ्रेगमेंटेशन होता है। क्यों नहीं होना ही चाहिए, क्योंकि ये प्रिमिटिव एनिमल्स हैं और इसीलिए स्पंजेस को पहचानने में बहुत देर हुई थी कि ये एनिमल्स हैं। इनका क्लासिफिकेशन बहुत एडवांस है। ठीक, सेक्सुअली बाय गैमेट्स, अब कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो वो गैमेट का फॉर्मेशन करेगा ही करेगा, बिल्कुल करेगा। आप प्लांट्स और प्रिमिटिव एनिमल्स से देखते हुए आ रहे हैं, एल्गी एक्सेट्रा जो देखे हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इज़ इनडायरेक्ट, लाइक लार्वल स्टेज होता है, लार्वल स्टेज, और यही एक चीज़ था, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ही बता सका कि ये एनिमल्स हैं। एक तो लार्वा का फॉर्मेशन, और दूसरा इनका स्लो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्स। यही चीज़ ज़रा प्रॉब्लम कॉज किया। ये तो डिराइव कर दिया कि ये लिविंग है, लेकिन जो ये स्लो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, इससे बहुत प्रॉब्लम हुई थी इसे पहचानने में कि ये लिविंग है कि नहीं लिविंग है, नॉन लिविंग है। ठीक, एग्जाम्पल हो गया, देखिए स्पॉन्जिला में तो स्पंज आ रहा है, इसे पहचान सकते हैं। यू स्पॉन्जिया में स्पंज आ रहा है, इसे पहचान सकते हैं। साइकॉन या स्काइफा का एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। ठीक, अब सिलेंट्रेटा के बारे में हम पढ़ते हैं। सिलेंट्रेट्स क्या होते हैं? सिलेंट्रेट्स जो होते हैं मोस्टली मराइन होते हैं। ये सेसाइल भी हो सकते हैं। सेसाइल क्यों, ये इसे आप देख सकते हैं। और फ्री स्विमिंग क्यों हो सकते हैं, इसी का दूसरा फॉर्म आप देख सकते हैं, क्योंकि ये फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। बस इसी को आप इन्वर्ट करके इस पर रख दीजिए। आप हटेंगे जनाब, वेट, हाँ, इसी को आप इन्वर्ट करके इस पर रख दीजिए। बस यही बात है। ये जो साइड में निमेटोसिस्ट स्टिंगिंग सेल्स हैं, वही देखिए ये सब निकले हुए हैं, और बीच से एट लास्ट ये फॉर्मेशन होता है, जो इसके टेंटिकल्स ये निकल रहे हैं, और उसके बाद ये एसेक्सुअली यहाँ से कट होता है और निकल जाता है, और फिर एक नया यहाँ से मेड्यूसा तैयार होता है। इसीलिए कई बार देखा हूँ मैं, कन्फ्यूजन होती है कि पॉलिप सेक्सुअली या असेक्सुअली फॉर्म दिस, और दिस सेक्सुअली और असेक्सुअली फॉर्म दिस। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि देखिए ये असेक्सुअली है, ये फ्रैगमेंटेशन का ही एक तरीका है। ये इसमें से निकल रहा है और ये फॉर्म कर दे रहा है, मतलब कि दिस असेक्सुअली फॉर्म दिस, ये चीज़ है यहाँ पे। ये जो है पॉलिप जो है असेक्सुअली फॉर्म कर रहा है इसको, और ये गैमेट बनाएगा, फिर गैमेट के थ्रू फर्टिलाइजेशन होगा, लार्वा बनेगा, लार्वा जाके एक जगह सेसाइल मोड में आ जाएगा और वहाँ डेवलपमेंट करेगा, मतलब कि दिस इसको फॉर्म करता है सेक्सुअली, ये चीज़ है। ठीक,
इनका जो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है नीडोब्लास्ट सेल, जो वही जो मैं पिछले इमेज में दिखा रहा था, ये जो सेल होते हैं, ये जो वेल्स हैं, तो ये नीडोब्लास्ट सेल होते हैं, ये स्टिंगिंग होते हैं, ये प्रे को कैप्चर करने में या फिर उसे अनकॉन्शियस करने में हेल्प करते हैं, या फिर ऐसे कह लीजिए ये उन्हें पैरालाइज कर देते हैं, जो छोटे जीव होते हैं। और हम लोग को भी नहीं छूना चाहिए क्योंकि इनका बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पर भी, ठीक। ये कभी कभी एनकरेज में भी हेल्प करते हैं, सबसे बड़ी बात। अब देखिए निमेटोब्लास्ट सेल्स हैं, तो ये स्टिंगिंग सेल्स हैं, तो इनका काम क्या हो सकता है, प्रे को कैप्चर करने में और फूड को इंटेक करने में। ये काम तो सिंपल है, लेकिन ये एनकरेज में भी हेल्प करते हैं, ये चीज़ कंफ्यूज कर सकती है, इसलिए इसे मैं यहाँ रेड कर दिया हूँ, ठीक। अब देखिए डिप्लोब्लास्टिक है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये हम लोगों ने पहले ही क्लियर कर लिया। हाइपोस्टोम, चलिए ज़रा हाइपोस्टोम को हम डिक्शनरी में ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाइपोस्टोम है क्या चीज़, यहाँ देखिए क्या दे रहा है, द लोअर लिप ऑफ ट्राइलोब्लाइट्स। तो ट्राइलोबाइट्स या क्रस्टेशियन है, उनको छोड़िए, मतलब क्या है, द लोअर लिप है, मेन यही है, ठीक। तो इसको देखने से हाइपोस्टोम का जो एक्सप्लेनेशन होगा वो तो आपको क्लियर हो गया होगा। हाइपोस्टोम क्या कहता है, हाइपो मतलब नीचे, स्टोम मीन्स माउथ, बस इतनी सी बात थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। पॉलिप और मेड्यूसा दो फॉर्म, ये पॉलिप हुआ आपका, ये मेड्यूसा हुआ, ये चीज़ जानिएगा, ठीक। इनका एक एग्जांपल है बहुत ही अच्छा, कोरल जो होते हैं। डाइजेशन जो होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब ये है कि ये आपका हाइपोस्टोम है, यहाँ से इंटेक हुआ सेल तो ये है ना जो जितना पर्पल बॉडी दिखाया गया, लेकिन डाइजेशन इस बॉडी कैविटी में होती है, इसलिए एक्स्ट्रा सेल्यूलर यहाँ क्या आ गया है, सेल के अंदर डाइजेशन नहीं हो रहा है। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, वही पॉलिप मेड्यूसा फॉर्म करता है, मेड्यूसा पॉलिप फॉर्म करता है, इसीलिए अल्टरेशन ऑफ जनरेशन कहा गया है। अब ये देखिए जो सबसे ज्वलंत मुद्दा यहाँ होता है, या फिर जब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसेई असेक्सुअली एंड मेड्यूसेई फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली लाइक ओबेलियन। ये मैंने समझा दिया ऊपर। ये एग्जांपल्स हैं फाइजेलिया, एडेम्सिया, नेटुला, कॉगोनिया एंड पेंडेरिना। अब मैं यहाँ तो दिखा नहीं सकता क्योंकि जब मैं यूनिवर्सिटी में था और 10+2+3 लेवल में जब मेरी स्टडीज़ चल रही थी, तो वहाँ हम लोगों को ये सारी चीज़ें दिखाई गई थी। नेटुला अब इतना समझ लीजिए कि ये नीचे जो आपने पंख देखा है, चिड़िया का पंख, नीचे एकदम पॉइंटेड स्ट्रक्चर, ऊपर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, इसी तरह का स्ट्रक्चर ये होता है। ये ज़रा और लंबा मान लीजिए तो ये एकदम पेन की तरह दिखता है। पेन इसलिए कह लीजिए, जैसे पुराने ज़माने में जो आप कभी ये सीरियल्स देखे होंगे, जो रिलीजियस सीरियल्स आते हैं, उसमें रामायण या महाभारत जो भी लिखा गया था मोर के पंख से लिखा गया था, सेम उसी तरह का ये होता है, इसलिए इसे सी पेन कहते हैं। फाइजेलिया जो होता है पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर इसलिए कहते हैं कि जो ये निमेटोब्लास्ट सेल हैं, ये तो इन में होने ही चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये जब फाइजेलिया को कोई टच करता है तो ये तुरंत ही ये जो निमेटोब्लास्ट सेल्स हैं उन्हें प्रोजेक्ट करता है बहुत तेज़ से, और कभी कभी समुद्र के किनारे मिलता है और बच्चे जाते हैं, ये बलून की तरह होता है, उन्हें टच करते जाते हैं तो ये तुरंत उन्हें स्टिंग कर देता है और काफ़ी तेज़ लगता है ये, और काफ़ी अनबियरेबल पेन भी देता है। तो इसलिए मैन ऑफ वॉर कहा गया है। एडेम्सिया मतलब सी एनीमोन, आप इसे ही देख सकते हैं, इसी तरह की स्ट्रक्चर होती है सी एनीमोन की, ये सेसाइल होते हैं, ठीक। एडेम्सिया देखिए ये दिया भी है, जिसे पॉलिप भी कहा जा रहा है।
गॉर्गोनिया को सी फैन इसलिए कहा गया है कि अगर मेरा पहला या दूसरा चैप्टर जो एल्गी वाला जो चैप्टर है उसमें आपने देखा होगा पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया की तरह ही गॉर्गोनिया भी होता है। और सेम जैसे आप घर पे या फिर पार्क्स में देखे होंगे मोर पंख उस तरह का स्ट्रक्चर होता है ये गॉर्गोनिया, इसलिए उसे सी फैन कहते हैं। मैंडरीना जो होता है ब्रेन कोरल, ये टोटल ये इस तरह का स्ट्रक्चर ब्रेन कोरल का मतलब ये नहीं होता है कि ब्रेन की ही तरह हो। इसमें जो ब्रेन में आप देखते हैं सल्काई एंड गायराइज जो होते हैं उसी तरह का डिप्रेशन इसमें भी पाया जाता है, इसलिए इसे ब्रेन कोरल कहते हैं। नॉट एग्जैक्टली बट मोस्ट लाइक दैट, ब्रेन के ही तरह वो लुक देता है। आगे बढ़ते हैं टीनोफोरा। टीनोफोरा में कॉम्प्लेट्स इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेट्स होते हैं। सी वॉलनट या कॉमजेलीज कहते हैं। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, ये जान लीजिएगा ये मराइन ही होते हैं एक्सक्लूसिवली, ठीक। ये सब चीज़ें याद करने की ज़रूरत है। डाइजेशन एक्स्ट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों होता है। देखिए पोरीफेरा में इंट्रासेलुलर था और सिलेंट्रेटा में एक्स्ट्रासेलुलर था, फिर इसमें दोनों आ गया है। बायोलिमिनेसेंस पाया जाता है इसमें, बहुत ही शानदार होता है। यूट्यूब पे कभी भी आप जाके बायोलिमिनेसेंस ढूंढें, क्या गजब का वीडियो दिखता है और मतलब बिल्कुल ऑसम जिसे कहते हैं। इसमें प्लूरोब्रोंकिया है, एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। टीनोप्लाना में टीनो आ ही रहा है तो टीनोफोरा आप गेस कर सकते हैं, लेकिन प्लूरोब्रोंकिया को आपको याद करना होगा। अब बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, ठीक। ये चपटे होते हैं, ठीक, इसीलिए इन्हें फ्लैटवर्म कहते हैं। मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं, सारे ह्यूमन एनिमल्स में पाए जाते हैं, मैक्सिमम एनिमल्स में पाए जाते हैं, ठीक। बाईलेटरल सिमेट्री होती है, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए आपने देखा होगा कि वहाँ बाईलेटरल सिमेट्री में इसे रखा गया है। ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं लेकिन असिलोमेट होते हैं, ठीक। कुछ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं बॉडी सरफेस से ही, ठीक है, बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम उतनी एडवांस नहीं है, ठीक। फ्लेम सेल जो होता है ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक। फ्लेम सेल इसलिए इन्हें कहा गया कि वो जैसे एक तरह से समझ लीजिए कि किसी लकड़ी को आप जला रहे हैं और उसमें जो एक जगह से आग निकलती है, जैसे आग या फिर उसका जो एक जगह से पार्ट जो रेडिएट होता है ऐसे कुछ करके बाहर की तरफ रेडिएट होता है, यहाँ उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है लेकिन इस तरह से रेडिएट होता है। तो इसी स्ट्रक्चर को देख के इसमें कहा गया ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर होता है, तो इसीलिए उसे फ्लेम सेल कहा गया। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, आप पूरी तरह से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और डेवलपमेंट थ्रू मेनी लार्वल स्टेज, इनडायरेक्ट तो कहिए आप लेकिन इनमें लार्वल स्टेज भी बहुत सारे होते हैं, ठीक। इसमें एक प्लानेरिया होता है जिसमें हाई रिजेनरेशन कैपेसिटी होती है। इसके एग्जांपल टीनिया सोलियम, फैसियोला हिपैटिका, लीवर फ्लूक के ही वजह से ही फैसियोला में हिपैटिका जोड़ा गया है, इसे आप फैसियोला हिपैटिका के नाम से याद रखें तो आपको इसका दूसरा नाम याद करने में आसानी होगी। टीनिया सोलियम टेपवर्म है, बहुत ही लंबा होता है और चूँकि डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होता है इसलिए टेपवर्म इसे कह दिया गया। एस्केल्मिन्थेस की बात करते हैं, ये राउंड वर्म होते हैं, इनको डाइसेक्ट करने पे इनकी बॉडी राउंडेड आती है, ठीक। जबकि इसके ऊपर जो आप लोगों ने पढ़ा उसको डाइसेक्ट करेंगे तो उनकी बॉडी कुछ इस तरह की आएगी, चपटे, इसलिए उन्हें फ्लैटवर्म कहा गया। फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, और पैरासिटिक भी हो सकते हैं, प्लांट में भी हो सकते हैं, एनिमल में भी हो सकते हैं, मतलब कुछ इन्होंने छोड़ा नहीं है, ठीक। स्यूडोसिलोमेट होते हैं, सिलो पाउचेस के फॉर्म में होंगे इसमें। एलिमेंट्री कैनाल इज़ कंप्लीट
विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, मतलब कि अगर पैरासिटिक फॉर्म है तो ये किसी भी चीज़ को एनकरेज करने के लिए बहुत अच्छी मस्कुलर फेरिंग्स भी रखते हैं। ठीक, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मतलब कि डायोशियस, मैंने कहा था कि डायोशियस इन्हें यहाँ कहना बहुत उचित नहीं है, लेकिन हाँ बशर्ते यूज़ किया जा रहा है, और कौन सा टर्म आएगा यहाँ वो बहुत क्लियर नहीं है, इसलिए डायोशियस यहाँ यूज़ कर दिया गया है। मेल एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट, और फीमेल जो होती है आप ऑफन बड़ी होती है, बहुत लंबी होती है, तो यहाँ आप देख के बता सकते हैं कौन मेल है और कौन फीमेल है। ओके, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और डायरेक्ट वो होता है, मतलब कि यंग वंस को ये बॉन्ड करते हैं। देखिए राउंड वर्म का मतलब ये नहीं है, राउंड वर्म अगर मैं पूछूं तो अर्थवर्म जो होता है वो भी तो राउंडेड ही होता है, तो फिर उसे वर्म क्यों नहीं कहें। तो उसको ध्यान दीजिएगा कि जो दूसरा कैरेक्टर हम लोगों ने पढ़ा था मेटामेरिज्म, यहाँ मेटामेरिज्म नहीं पाया जाता है, इसलिए राउंड वर्म ये अलग है और अर्थवर्म अलग है। और वो मेटामेरिज्म और जो गोल सेगमेंटेशन होता है उसमें वो एनुलर रिंग की वजह से, रिंग का अपीयरेंस देने की वजह से उन्हें एनालिड्स में रखा गया। ओके, तो ये नेक्स्ट आ गया एनालिडा। एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल होता है। एक्वेटिक फॉर्म आप देख ही रहे हैं, लीच एंड ये नेरीज, और टेरेस्ट्रियल फॉर्म में आप अर्थवर्म, उसका तो पूरा अच्छा पढ़ना ही है। अगले कुछ चैप्टर्स में फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग लाइक अर्थवर्म, पैरासिटिक लाइक लीच, ऑर्गेनाइजेशन एंड बायलैटरल सिमेट्री, metamerically segmented and coelomate, their body surface is distinct marked out of segments or metameres, मतलब कि ये आप दोनों में देख सकते हैं मेटामियर्स टोटली क्लियर हैं। ठीक, और इसी रिंग्ड अपीयरेंस की वजह से, जरा ये पार्ट देख लीजिए, रिंग्ड अपीयरेंस की वजह से इन्हें एनालिड्स में रखा गया। ठीक, जो एक्वेटिक होते हैं उनमें पैरापोडिया पाया जाता है जो कि इनके स्विमिंग में हेल्पफुल होते हैं। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। नेफ्रिडिया जो होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं जिसे सिंगुलर नेफ्रिडियम कहते हैं, और आप इसे याद भी कर सकते हैं नेफ्रोलॉजी से इसे जोड़ के। नेफ्रिडिया जो है नेफ्रोलॉजी से, और नेफ्रोलॉजी जो होता है वो एक्सक्रीटरी या यूरिनरी ट्रैक्ट की स्टडी वगैरह होती है। न्यूरल सिस्टम भी इसमें अच्छा खासा डेवलप हुआ। अगर लीच के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ गैंग्लिया बीच में दोनों कनेक्टेड होते हैं, और बीच में बहुत सारे कमिशर्स होते हैं जिनके बीच में भी गैंग्लियॉन्स होती है। तो काफ़ी अच्छा वेल डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम होता है, इसलिए यहाँ पे इसका जिक्र किया गया है कि पेयर्ड गैंग्लिया होती है। ठीक, कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स। लेटरल नर्व्स मीन्स क्या है, लेटरल इनके लेटरली चल रहा है। एक मिनट, मैं इसी पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक गैंग्लिया यहाँ पे समझ लीजिए, एक गैंग्लिया यहाँ पे, और यहाँ कनेक्शन ऐसे, और इसीलिए ये कोऑर्डिनेटेड वे में बहुत अच्छी तरह से चल भी लेते हैं। अगर आप देखे होंगे पानी में या फिर बाहर भी कभी देखे होंगे, मैंने तो देखा है, बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व भी किया है। ठीक, इस तरह की इनकी जो होती है, कुछ इस तरह की न्यूरल सिस्टम होती है। ठीक, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स, तो ये जो साइड में मैंने दिखाया वो वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स होते हैं और डबल होते हैं इन स्ट्रक्चर। नेरीज जो होता है एक्वेटिक फॉर्म में वो डायोशियस होता है। डायोशियस मैंने समझाया था, जिनके दो घर, मतलब कि मेल और फीमेल इनमें अलग अलग होते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। देखिए अब वो असेक्सुअल फ्रेगमेंटेशन धीरे धीरे एडवांसमेंट होते हुए असेक्सुअल और वेजिटेटिव सेक्सुअल कैरेक्टर्स का धीरे धीरे ख़त्म हो गया है, ख़ात्मा हो गया। इसमें अर्थवर्म, हिरोडिनेरिया एंड
नेरीज यहाँ आप देख सकते हैं, 3 एग्जाम्पल हैं। अब बात आते हैं आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा फाइलम, ये तो याद ही होगा। और आर्थ्रोपोडा के बारे में मैं ये कह लूँ कि अगर मैं कहूँ कि आप इमेजिन करिए कैसा कीड़ा हो जो इस दुनिया में नहीं हो सकता, तो वो आप नहीं इमेजिन कर सकते। बहुत लगता है मैं कॉम्प्लेक्स बोल दिया। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ऐसा भी कीड़ा होगा दुनिया में, तो हाँ वो प्रेजेंट है, ठीक, दुनिया में है वो कीड़ा। मुझे सर ने स्लाइड में दिखाया था, हम लोग चूँकि पावर पॉइंट से आर्थ्रोपोडा फाइलम को पढ़े थे, तो उनमें उन्होंने दिखाया था कि हम सोच कह सकते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि ऐसा कीड़ा जिसकी एब्डोमेन ही ना हो, एब्डोमेन या फिर हेड थोरैक्स या फिर बहुत अच्छा सेगमेंटेशन भी ना हो, तो ऐसा कीड़ा हो सकता है क्या? जी हाँ, उन्होंने सीधे वही दिखाया था। आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी स्पाइडर का पैर जो होता है उतना ही पतला और वही बॉडी, और उसमें 6 पैर थे या फिर 8 पैर थे, जॉइंटेड अपेंडेजेस इस तरह का। तो मैंने वो देखा है, खैर वो तो आपको भी मौका मिल सकता है अगर आप पढ़ेंगे तो। अब सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक, ये पहले क्लियर हो चुका है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताने वाला, ठीक। सेगमेंटेड है ये भी। आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन, आप जितने भी होंगे देख लीजिए, दिस 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 एंड दिस, नॉट होल बट दिस, ओके। हेड थोरैक्स और एब्डोमेन में डिफरेंशिएट होता है। हेड थोरैक्स, ये सॉरी थोरैक्स भी छोटा सा ही होता है, ये टोटल एब्डोमेन है, ठीक। हेड, थोरैक्स एंड दिस वन एब्डोमेन। जॉइंटेड अपेंडेजेस, सब में जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, इस पे आप क्लियरली देख सकते हैं, जॉइंटेड है ये चीज़ और ये चीज़, जॉइंटेड अपेंडेजेस। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, भाई इतनी डाइवर्सिटी है, इतना बड़ा फाइलम है, तो निश्चित बात है कि इनका जो हैबिटेट होगा बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होगा। तो इनके जॉइंटेड अपेंडेजेस सॉरी, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा वो भी तो बहुत डाइवर्सिफाइड होंगे। तो उसमें गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम बहुत ज़्यादा आते हैं। गिल्स जो आपने देखा है, बुक गिल्स, उसका ही फॉर्म है, बुक की तरह अरेंज कर दीजिए गिल को। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप, पता नहीं इनको क्या बात आई, इन्होंने अपना सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन क्या कहते हैं, इवोल्यूट करना पसंद किया कि नहीं मुझे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ही चाहिए, तो वो हो गया। अब इसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें क्यों आया, लेकिन ठीक है अभी तो यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटेनी, आइज़, कंपाउंड आई होता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है। स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, ठीक, ये प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीशन के लिए मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, और ये भी मोस्टली डायोसियस होते हैं। मोस्टली ओविपेरस भी होते हैं, इसमें याद कर लीजिए ओविपेरस होते हैं। तो मैं प्राण को बता देता हूँ, प्राण अपने एग्स इन पैरों में कैरी करता है, तो जिसे आपको याद रखने में आसानी होगी। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हो सकता है, ठीक। अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्यों, देखिए ये तो अपने बच्चों को कैरी करती है, ओविपेरस है, सीधे यंग वंस को जन्म दे देता है, यंग वंस बर्न आउट होते हैं। बट आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे लार्वल स्टेज होते हैं, तो उसे आप ध्यान दे सकते हैं। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब इतनी डाइवर्सिटी है तो इनके इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस भी हैं, वेक्टर्स भी हैं, ग्रेगेरियस पेस्ट भी हैं, लिविंग फॉसिल्स भी हैं, ये ध्यान दे सकते हैं। अब बात आती है फाइलम मोलस्का की। फाइलम मोलस्का में जो होते हैं ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम बोला जाता है, मतलब कि आर्थ्रोपोड्स के बाद यही ऐसे फाइलम हैं
यही ऐसे एनिमल्स हैं जो इस बायोस्फीयर में मेजॉरिटी कैरी करते हैं अगर एनिमल्स की बात की जाए। इनकी सिमेट्री बायलैटरल होती है। बायलैटरल आपको मोलस्का की बात आती है तो तुरंत पाइला आपके सामने आता है कि बायलैटरली सिमेट्रिकल ये कैसे हो सकता है, पाइला में तो कहीं सिमेट्री नहीं दिखती। बशर्ते पाइला जो ये कैलकेरियस शेल डेवलप करता है उसके अंदर जो एनिमल रहता है वो बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है। इनके पास एक स्पेशली डेवलप्ड मेंटल होता है जिसके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, ठीक। तो और इनका जो बॉडी है हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प में डिवाइडेड होता है। वही विसरल हम्प को हम मेंटल भी कह देते हैं, ठीक। मेंटल कैविटी में फेदर लाइक गिल प्रेजेंट होते हैं। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन। जो वो गिल्स होते हैं तो रेस्पिरेशन में तो हेल्प करते ही हैं, कुछ हद तक एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं, कुछ हद तक या बहुत हद तक एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। अब बहुत डीप नहीं जा सकते हैं यहाँ। हेड रीजन है सेंसरी टेंटिकल्स। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी आपको दिक्कत लगे कि सेंसरी टेंटिकल्स यार कैसे, आप इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास अगर इंटरनेट से आप पढ़ रहे हैं तो इसी यूट्यूब पे आप तुरंत सर्च करिए पाइला के बारे में। बहुत अच्छी अच्छी इमेजेस एंड वीडियोस मिलेंगे जिसमें आप पूरा देख सकते हैं कि हेड रीजन में सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं और कैसे टेंटिकल्स होते हैं उसे आप देख सकते हैं। रेड्यूला आप देख सकते हैं, चूँकि ये बहुत एक्टिव प्रे नहीं होते हैं और बहुत छोटे एनिमल्स को खाना पसंद करते हैं। एनिमल्स को कह लीजिए या फिर एनिमल क्यूल कह लीजिए। और जो एनिमल क्यूल्स या फिर जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनको खाना पसंद करते हैं, इसलिए वो रेडुला होते हैं। इन पे कुछ टीथ्स लगे होते हैं और उनके हेल्प से खाते हैं, टूथ लगे होते हैं, सॉरी। दे आर यूजली डायोशियस ओविपेरस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट लार्वा होता है। इसमें पाइला, पिंकटाडा, सेपिया, लोलिगो, ऑक्टोपस, अप्लाइजियम, डेंटेलियम एंड टिनोप्ल्यूरा ये चीज़ें होती हैं। इनकी एग्जांपल्स हैं। इकाइनोडर्मेटा की बात करते हैं। एक्सोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स एनहेंस द नेम इकाइनोडर्मेटा, मतलब कि स्पाइनी बॉडी होती है, कैलकेरियस स्केल बाहर होता है, स्पाइंस निकले होते हैं, इसलिए इकाइनोडर्मेटा कहते हैं इन्हें। ऑल आर मेराइन ही होते हैं, ये फ्रेश वाटर में नहीं होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं और लार्वा जो होते हैं बायलैटरल सिमेट्री कैरी करते हैं, ठीक। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, माउथ वेंट्रल साइड में होता है और एनस अपर साइड में होता है, ठीक। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर जो होता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम, बहुत ही अच्छा। अगर कभी आपको डायग्राम बनाने के मन करे तो आप इसका डायग्राम बनाइए, बहुत अच्छा महसूस होगा आपको, ओके। सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट होते हैं, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, मतलब सेक्सेस जब सेपरेट होंगे तो रिप्रोडक्शन तो सेक्सुअल होना ही होना है। फर्टिलाइजेशन इज़ यूजुअली एक्सटर्नल, मतलब कि जो फीमेल बॉडी होती है एक बाहर एनवायरनमेंट में देती है और जो वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है वहाँ मेल गैमेट पहुँच के फर्टिलाइजेशन कराता है या फिर फर्टिलाइजेशन होता है। जो लार्वा बनता है वो फ्री स्विमिंग होता है, इसका ध्यान रखिए। एस्टेरियस सी एस्टर जिसे कहते हैं, इकाइनस, एंटेडॉन। इकाइनस तो आपको याद हो सकता है, एस्टेरियस भी याद हो सकता है, एंटेडॉन ऑफ्यूरा एंड सी कुकुम्बर या कुकुमेरिया को आप याद कर सकते हैं। फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा ज़रा लंबा हो रहा है वीडियो लेक्चर, तो कुछ देर बाद बात करते हैं।